वॉलंटरी लिक्विडेशन। अ वेरी इजी चैप्टर, हम लोगों ने पढ़ा तभी काफी आसान लगा है। इस चैप्टर में सेक्शन एक ही और बहुत सारे हैं रेगुलेशंस। इसका पूरा सेपरेट रेगुलेशन है। ईयर कौन सा है उस रेगुलेशन का? 2017। तो एकदम मजे से इसको रिवाइज करके खत्म कर लेना है इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, एकदम कम समय के अंदर, लेस देन हाफ एन आवर के अंदर में चैप्टर को रिवाइज कर देंगे। आप इस वीडियो को बार बार लगातार देख सकते हो ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहे। यू कैन डू एवरी संडे, एवरी ऑल्टरनेट संडे बैठे और 2-3 वीडियोस देख लिए तो उससे पूरा पूरा टॉपिक दिमाग में चिपका हुआ रहता है। चलो हम लोग आज सबसे पहले, ये तो खैर यहां पे डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, हम लोगों ने जो इसके पहले देखा था कि हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा जिसमें हमने CIRP पढ़ा था, बेयर एग का, दैट इज पार्ट 2 का चैप्टर 2, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 पढ़ा लिक्विडेशन, वो है पार्ट 2 का चैप्टर 3। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर 7 इज दिस वॉलंटरी लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन। चैप्टर नंबर 6 इज वॉलंटरी लिक्विडेशन, चैप्टर नंबर 6 इज वॉलंटरी लिक्विडेशन। दिस इज बेयर एग का चैप्टर नंबर 5। तो बेयर एग का चैप्टर नंबर 2 is CIRP, chapter number 3 is liquidation and chapter number 5 is voluntary liquidation। उसके बाद में बात करते हैं सेक्शंस की। तो CIRP runs from 6 to 32A, liquidation runs from 33 to 54 and voluntary liquidation is a single section 59। फिर आते हैं इनके रेलेवेंट रेगुलेशन नंबर पे। तो IBBI का जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, आई रिपीट IBBI इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016। ऑब्वियसली बात है जैसे ही IBBI बना होगा सबसे पहले इसी को बनाया होगा। फिर लिक्विडेशन भी उतना इंपॉर्टेंट था तो IBBI लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016। और फिर आता है हमारे यहां पे IBBI वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017। ये ठीक है, थोड़े समय बाद आया क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन थे तो इतनी अर्जेंसी नहीं थी, तो धीरे धीरे ये आ गया एकदम सिंपल। इसके अलावा एक और चीज जो चैप्टर 7 हमने पढ़ा है वो है PPIRP जो बाद में आया है, तो वह चैप्टर 3A ऑफ पार्ट 2 विच रन्स फ्रॉम 54 ABCD ऐसे करते करते वो एंड तक जाता है P तक। उसका अपना एक रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन 2020 का है, 21 का है। IBBI PPIRP रेगुलेशन 2021 क्योंकि ये अमेंडमेंट के बाद लेटर ऑन ऐड किया गया था। काफी आसान। इसके अलावा अगर हमने एक और रेगुलेशन देखा उसकी बात कर लेता हूं तो हमने देखा है IBBI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रेगुलेशन 2016 रखूं क्या 17 रखना है? 16। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का भी अपना रेगुलेशन 2016 का, जिसके अंदर पूरा फोकस हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 के अंदर है कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। तो ये इस रेगुलेशन के शेड्यूल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है, बट ये भी एक और रेगुलेशन हम कह देते हैं हमने देख लिया एंड मोर लेस दैट इज इट। बस ये रेगुलेशंस अगर हमको याद है तो काफी आसान हो जाती है लाइफ। आज वी हैव टू फोकस ऑन दिस चैप्टर नंबर 6 बेयर एग का चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 59 IBBI वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017। चलो पहले इसके अंदर हमको 59 पढ़ना होता है, एक बार 59 पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे जा सकते हैं कंफर्टेबली। चलिए 59 सेक्शन 59 वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। ये क्या कहता है? जो सेक्शन 59 में लिखा है मोरलेस वही लिखा हुआ है रेगुलेशन नंबर 3 में भी। ऐसा आज एक छोटी मोटी एडिशन से वो भी पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा और ये चैप्टर बहुत मस्ती से कंप्लीट हो जाएगा। वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, सबसे पहले इसके अंदर कॉर्पोरेट पर्सन को अगर इसके अंदर आना है सेक्शन 59 चैप्टर नंबर 5 के अंदर लिक्विडेशन में आना है तो द कंपनी शुड नॉट हैव एनी डिफॉल्ट। कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज डिफॉल्टिंग कंपनी तो चैप्टर 3 में जाती है ना बेयर एग के, सेक्शन 33 वाला लिक्विडेशन होता है अगर डिफॉल्टिंग कंपनी है तो। अगर एक कंपनी सॉल्वेंट है और वो आना चाहती है और उसको अपने आप को बंद करना है तो आती है 59 में। तो पहला ही कंडीशन है द कंपनी शुड नॉट हैव एनी डिफॉल्ट। ठीक है सर, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ये सब करना है तो आपको पास करना होता है SR या OR, लेकिन अगर मैं क्रोनोलॉजिकली पढ़ाऊं तो उसके भी पहले डायरेक्टर्स को देना होता है डिक्लेरेशन। एकदम केयरफुली, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डायरेक्टर्स हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन। डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन में 2 चीजें लिख के देनी होती है, द कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ इट्स डेट एंड दिस एप्लीकेशन इज नॉट मेड टू डिफ्रॉड। ये 2 चीजों का हम लोग देते हैं एप्लीकेशन। इसके साथ में 2 डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं, दैट कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर लास्ट 2 इयर्स या फिर जितना भी समय हुआ है एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट। डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दे दिया, ठीक है, कि हम कंपनी को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं दे रहे हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने एफिडेविट साइन करके दिया है दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ द डेट्स इन फुल। साथ में हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं और हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस डिक्लेरेशन के कितने समय के अंदर? 4 वीक्स के अंदर। इस डिक्लेरेशन के 4 वीक्स के अंदर वी हैव टू एंश्योर दैट वी पास अ SR OR। इन रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता है, 4-5 दिन में ही कर लेते हैं। मतलब जब भी SR OR पास होने वाला है उसके 3-4 दिन पहले एफिडेविट साइन कर लेते हैं। हमने एक रियल लाइफ केस भी देखा था, लेकिन हम तो स्टूडेंट है ना अभी, तो अकेडमिकली हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि आपने जब रिजल्ट ये एफिडेविट पास हुआ उसके विदिन 4 वीक्स आपको इंश्योर करना है कि SR OR आप पास कर लें। आपके आंसर में ही आना चाहिए। तो जब भी आपने डिक्लेरेशन फाइल हुआ है, एफिडेविट साइन हुआ है, उस दिन से 4 वीक्स के अंदर आपको SR या OR पास कर लेना है। सर SR या OR कौन सा?
अगर आपकी कंपनी एक नॉर्मल गोइंग कंसर्न कंपनी है और इसका आप वॉलंटरली लिक्विडेट कराना चाहते हो, देन यू हैव टू पास एसआर। हाउएवर, अगर आपकी कंपनी के एओए के अंदर ये लिखा था, आपकी कंपनी के एमओए चार्टर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपकी कंपनी का ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है या फिर आपकी कंपनी का यही पर्टिकुलर टेन्योर होने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, वो टेन्योर पूरा हो चुका है और आप कंपनी को वॉलंटरली लिक्विडेट कराना चाहते हो, देन यू हैव टू पास ओआर। So if your company is being liquidated because of completion of its objective or tenure as given in the charter documents, then you have to pass OR, otherwise you have to pass SR। तो SR या OR हमने पास कर लिया, ठीक है। SR या OR पास करने के within 7 days we have to take creditors approval if any, क्योंकि मोस्ट लाइकली आवर कंपनी विल फर्स्ट पे ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स देन ओनली अप्लाई फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन। अगर लेकिन हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं तो उसके 7 दिन के अंदर हमको क्रेडिटर्स का अप्रूवल भी ले लेना है विद 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 इन वैल्यू का अप्रूवल ले लिया। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन आना चाहिए। डायरेक्टर के डिक्लेरेशन के 4 वीक के अंदर आपको एसआर ओआर पास कर देना है। एसआर ओआर पास कर दिया, उसके 7 डेज के अंदर आपको क्रेडिटर्स का अप्रूवल ले लेना है। अगर क्रेडिटर का अप्रूवल आ जाता है तो इस डेट को, जिस दिन एसआरओआर पास हुआ है, इस डेट को हम कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। आर यू ऑल विथ मी? चलो, उसके बाद में दैट्स इट। उसके बाद में छोटी मोटी चीजें और कि आपको पूरा लिक्विडेशन करते समय फॉलो करना होगा आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017 को। आपका जैसे ही ये एसआरओआर पास हुआ है उसके 7 दिन में, या फिर अगर आपका क्रेडिटर्स अप्रूवल है तो जिस दिन वो अप्रूवल आ गया उसके 7 दिन में, विच एवर इज द केस। हो सकता है क्रेडिटर है ही नहीं तो यहां से 7 दिन में, और अगर क्रेडिटर थे तो यहां से 7 दिन के अंदर यू हैव टू इन्फॉर्म आईबीबीआई एंड आरओसी। आप इन दोनों को इन्फॉर्म कर देना है कि हमने वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट का काम चालू कर दिया है। तो टू इन्फॉर्म आरओसी एंड आईबीबीआई विद इन 7 डेज फ्रॉम एसआरओआर और क्रेडिटर्स अप्रूवल। अगर क्रेडिटर्स अप्रूवल है तो वहां से 7 दिन, क्रेडिटर्स अप्रूवल नहीं है तो एसआरओआर से 7 दिन। लास्ट में आते हैं एंड में, अगर पूरा प्रोसेस हो गया, वॉलंटरी लिक्विडेशन अच्छे से हो चुका है, एंड में जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जिसको हम यहां पे लिक्विडेटर कहते हैं, लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया तो वो अप्लाई करेगा टू एनसीएलटी। एनसीएलटी का सप्लाई करता है, उसके बाद में एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देती है और ये डिसोल्यूशन ऑर्डर को 14 डेज के अंदर सारी अथॉरिटीज का फाइल करना होता है। आर यू ऑल विथ मी? चलो, जबरदस्त। इस चैप्टर में 2 जगह पे अमेंडमेंट है, ठीक है, वो अमेंडमेंट भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आसान अमेंडमेंट है। सबसे पहले जो मैंने अभी तक पढ़ाया सबको याद है कि नहीं वो देख लेते हैं, और बहुत केयरफुली समझना, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप समझ पाओगे अमेंडमेंट भी। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 59 के अंदर जो पढ़ते हैं वही हम रेगुलेशन 3 के अंदर पढ़ते हैं। सबको याद है ना? ठीक है, जो सेक्शन नंबर 59 ऑफ आईबीसी पढ़ाता है कॉपी पेस्ट रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ाता है। बस रेगुलेशन नंबर 3 कंपनी के साथ में एलएलपी भी लिख देता है, बस यही था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एकदम केयरफुली। इसमें हमने पढ़ा है कि कोई भी कंपनी है, अगर उसको कभी भी वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस करना है तो कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके बाद में कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन देना होता है एफिडेविट पे फॉर 2 थिंग्स, 1 and 2। 1 is that the company will be able to pay off the debts in full, and second is this application is not being filed to defraud। सब लोग परफेक्ट है। इसके साथ साथ फिर हमने ये भी पढ़ा है, इसके साथ साथ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 1 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीसीडिंग 2 years, या फिर जितना आपका मैक्सिमम पीरियड आप दे सकते हो, वैल्यूएशन रिपोर्ट। वंडरफुल, ये आपको पता है। इसके बाद में जैसे ही आपने मान लीजिए डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन आ गया, उसके 4 वीक्स में एसआरओआर। अगर आपके क्रेडिटर्स तो विद इन 7 days यू टेक क्रेडिटर्स अप्रूवल, एंड उसके 7 days में यू इन्फॉर्म आईबीबीआई एंड आरओसी। यही पढ़ा है हमने, ये तो आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। अब अमेंडमेंट क्या, अच्छे से सुनना, सब कुछ सेम है, और अमेंडमेंट एक्चुअली सेक्शन 59 में नहीं है। सब लोग यहां पे सेल्फ स्टडी करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बहुत इजी है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आया रेगुलेशन नंबर 3 में, अमेंडमेंट सेक्शन 59 में नहीं है, आया रेगुलेशन नंबर 3 में। बट प्रैक्टिकली अमेंडमेंट इस प्रोसेस में आ चुका है। क्या अमेंडमेंट है? पहले हमको डिक्लेरेशन के साथ में, डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन में 2 चीजें लिख के देनी होती थी कि कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ द डेट, वंडरफुल, एंड साथ में कंपनी विल नॉट बी एबल टू, कंपनी इज नॉट फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू डिफ्रॉड एनीवन। ठीक है, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी 2 जाते थे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक गया हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब इन्होंने यहीं पे ऐड कर दिया है, अब जाएंगे हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स। स्क्रीन पे देखना बहुत अच्छे से। जो पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वैल्यूएशन रिपोर्ट जा रहा था, अब उसके साथ में एक और डॉक्यूमेंट जाएगा,
एक और डॉक्यूमेंट जाएगा कि हमारी कंपनी के किसी भी प्रकार के मटेरियल लिटिगेशन या अथॉरिटी को कोई पैसा देना बाकी है क्या। इज देयर एनी, स्क्रीन पे देखना भी, लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं किसी को। डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी मटीरियल लिटिगेशन और एनी प्रोसीडिंग्स इन फ्रंट ऑफ एनी अथॉरिटी, और प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी अथॉरिटी, कि हमारे कोई मटेरियल लिटिगेशन या प्रोसीडिंग चल रही है क्या। ये उनको अभी भी लाना पड़ा, क्यों, आज मेरी एक कंपनी है, कोई करंट क्रेडिटर्स तो नहीं है, तो हमने कह दिया कि कोई क्रेडिटर नहीं है और हम कंपनी को वॉलंटरी लिक्विडेट करा रहे हैं। अरे हमारे अगेंस्ट इनकम टैक्स में केस चल रहा है, वो हमें डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा ना, वो डिस्क्लोज ही नहीं, कंपनी को बंद करा देंगे तो कैसे चलेगा। हमारा किसी भी अथॉरिटी, सेबी ने हमारे अगेंस्ट हमसे शो कॉज नोटिस इश्यू किया हुआ है, तो अगर कोई भी आपके अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहां पर देने होंगे। 100% सही चीज की, तो अमेंडमेंट एकदम जेन्युइन है। मुझे लगता है बहुत जल्द आपके सेक्शन 59 में भी अमेंडमेंट आ जाएगा। अभी तक 59 में नहीं है, अभी तक रेगुलेशन नंबर 3 में आया है। हाउएवर हमारे लिए तो प्रैक्टिकली चेंज हो ही चुका है ना। अब रियल लाइफ में कोई भी वॉलंटरी लिक्विडेशन करेगा तो उसके साथ में तीसरी चीज भी देनी है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल के, वैल्यूएशन रिपोर्ट देंगे, और साथ में एक डॉक्यूमेंट, एक स्टेटमेंट कि हमारे कोई मटेरियल लिटिगेशन चल रहे हैं तो उसके बारे में, हमारे कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है किसी भी अथॉरिटी के सामने तो उसके साथ में। अब ये एक चेंज हुआ, और साथ ही साथ डायरेक्टर्स को जो एफिडेविट में 2 चीजें देनी थी, वहां पे भी एक और चीज ऐड कर दी। अब वो भी इसी से करस्पॉन्डिंग चीज रख दी कि इफ हमारी यानी लायबिलिटी आने वाली है तो उसके लिए अमाउंट इज सेट असाइड, अमाउंट इज सेट असाइड फॉर एनी लायबिलिटी फॉर मटेरियल लिटिगेशन और प्रोसीडिंग। अगर हमारा कोई मटेरियल लिटिगेशन या प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसके लिए अगर कोई भी कल को लायबिलिटी आती है तो उसके लिए हमने अमाउंट को सेट असाइड करके रखा हुआ है। दैट इज इट। चलो सब लोग स्क्रीन पे अच्छे से। IBBI हमें चाहिए वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017 दिखा के किसी को, कौन से नंबर पे है? 31 जैन का, ये रहा, देखो आ गया, देखो आ गया, बहुत बहुत बधाई। चलो रेगुलेशन नंबर 3 में अमेंडमेंट आया होगा, देखते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर। रेगुलेशन नंबर 3 में ये सब तो सेम है, अ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, ये सब ठीक है। एफिडेविट, ये देखो, वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट, पहले 2 चीजें थी, पहले 2 चीजें सेम है कि हमने इंक्वायरी कर ली एंड विल बी एबल टू पे ऑफ आवर डेट्स इन फुल। सेकंड, वी आर नॉट डूइंग इट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, कॉपी पेस्ट। अभी थर्ड देखो ऐड हुआ रिसेंटली, ये कहता है द सीपी has made sufficient provision to meet the obligation arising on account of pending matter mentioned in subclause 3 of clause B। सर subclause 3 of clause B जो नीचे बता रहे हैं हम लोग, रुकना वो भी देखते हैं। The declaration should be accompanied by, अब 2 चीजें तो पहले से थी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर प्रीसीडिंग 2 years एंड अ रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन, और देखो तीसरी चीज एक और ऐड कर दी उन्होंने, डिस्क्लोजर अबाउट पेंडिंग प्रोसीडिंग और असेसमेंट बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड पेंडिंग लिटिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। तो एकदम मस्त, बहुत इजी अमेंडमेंट है, बहुत इजी अमेंडमेंट है। और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बेरैक कौन सा चेक करेंगे, सेक्शन 59। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 59 में अमेंडमेंट आया नहीं है, लेकिन 59 को जो सप्लीमेंट करता है रेगुलेशन नंबर 3, दोनों का कंटेंट इज 99% सेम। उन्होंने इसको अमेंड कर दिया है, बहुत जल्द वो 59 को भी अमेंड कर देंगे। हमारे लिए ये अमेंड हो चुका है, मान के चलना ऐसा। तो अब डायरेक्टर के डिक्लेरेशन में 3 चीजें जाएगी, और साथ ही साथ उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स में भी 3 डॉक्यूमेंट्स आएंगे। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कोई भी मटेरियल लिटिगेशन या असेसमेंट या प्रोसीडिंग चल रहा है बिफोर इन अथॉरिटी तो उसकी डिटेल्स देने साथ में, और उसके लिए वी हैव केप्ट असाइड द अमाउंट, और ये देखना है हमको डायरेक्टर के डिक्लेरेशन के अंदर। आर वी गुड हियर? ये प्रॉपर्ली दोनों पॉइंट्स को लिखवा के तो मैं आपको साथ में शीट के अंदर दे ही दूंगा। चलो ये हो गया, बाकी सब कुछ सेम, विद इन 4 वीक्स आपको क्या करना है, SR OR पास करेंगे और सब कुछ सेम है। इस चैप्टर के अंदर 2 अमेंडमेंट है, उसमें से एक यही था, इट इज नथिंग, एकदम इजी पीजी सा अमेंडमेंट है, कोई बड़ी बात है नहीं, बस हमारे साथ में 2-2 की जगह साथ में 3-3 चीजें आ जाएंगी। चलिए ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 59। अब अगर हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स द रेगुलेशन कि हमें इस रेगुलेशन के अंदर क्या क्या देखना है, तो IBBI वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017 शुरू होता है। सबसे पहला रेगुलेशन नंबर 3 है कॉपी पेस्ट सेक्शन 59। बस जैसे कि भी हमने देखा कि यहां पर 2 के बाद में A और B के साथ में C न्यू इंट्रोड्यूस हो चुका है, C न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, और वैसे ही नीचे डिक्लेरेशन के साथ में क्या क्या जाएगा, 1 2 3 दिस इज ऑल्सो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। बस
दिस इज ऑल्सो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी। चलो, तो ये दो चीजें हैं, वहां पे आप फटाफट से लिख दो, यहीं पे बस इतना सा न्यूली इंट्रोड्यूस, तो भी आपको पढ़ाई के टाइम पे 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यहां पर सी पॉइंट न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है और यहां पे भी नया पॉइंट न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। चलिए, बाकी पूरा का पूरा रेगुलेशन नंबर 3 एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम चीज है। मैं वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं, किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन को अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस करना है, सबसे पहले वो उसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसके जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने एक एफिडेविट में तीनों चीजें लिखनी चाहिए, उसके साथ में तीनों डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए, उसके 4 वीक्स के अंदर एसआर या ओआर पास हो जाना चाहिए, उसके 7 डेज में क्रेडिटर्स का अप्रूवल, उसके 7 डेज में आपने आईबीबीआई को फाइल कर दिया है, एंड दिस इज अ वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस। वी आर गुड हियर? चलो, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन। इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन कुछ भी नहीं है कि लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से आपका पूरा का पूरा बिजनेस मान लेंगे कि बंद हो चुका है। उसके बाद में आता है हमारा रेगुलेशन नंबर 14, पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर। मुझे बताओ पब्लिक अनाउंसमेंट कितने दिन में दिया जाता है? 5 डेज। 33 वाले लिक्विडेशन में ध्यान रखना है, बस यही तो गलती कर लेते हैं, एकदम ध्यान से सब लोग यहां पे। पब्लिक अनाउंसमेंट हैज टू बी गिवन विद इन, अगर हम बात करते हैं सीआईआरपी, सीआईआरपी के अंदर लिखा है इमीडिएटली ना, इमीडिएटली मीन 3 डेज। पीपीआईआरपी में 3 को भी कम करके कर दिया है। अब ये लिक्विडेशन 33 का हो या लिक्विडेशन 59 का हो, इसके अंदर लिक्विडेशन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट हैज टू बी गिवन विद इन, सही बोल रहा हूं क्या? यस, ये वो पब्लिक अनाउंसमेंट है जो जैसे ही हमारा लिक्विडेशन शुरू होता है हम देते हैं टू इनवाइट पब्लिक क्लेम्स, कि कोई भी व्यक्ति चाहता है तो यहां पे क्लेम सबमिट कर सकता है। तो अगर हम यहां पे भी लिक्विडेशन का वॉलंटरी लिक्विडेशन भी शुरू कर रहे हैं, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन जैसे ही शुरू हो रहा है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से विद इन 5 डेज हमको देना है पब्लिक अनाउंसमेंट। कहां देना है? सेम रखा हुआ है, 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, 1 रीजनल न्यूज़पेपर, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर प्रिंसिपल बिजनेस है या फिर कहीं और भी जहां पे आपका मटेरियल बिजनेस ऑपरेशन है, वहां पे आप दे सकते हो। ये लोग नहीं भी लिखें तो भी हर बार आईबीबीआई की वेबसाइट पे भी जाता है, तो आपके जो सीपी का वेबसाइट है तो वहां पे आईबीबीआई का वेबसाइट है, उन वेबसाइट्स के ऊपर भी चला जाता है, और मेनली न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होगा। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन याद रखना है, 1 इंग्लिश 1 रीजनल, रीजनल आपके रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर अगर आपका कोई प्रिंसिपल ऑफिस है तो वहां, और इसके अलावा जहां जहां आपको लगता है कि आप प्रिंसिपल बिजनेस ऑपरेशंस करते हो, आप वहां वहां पे भी दे सकते हो उनके रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी। ये हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर, काफी आसान। फिर ये लोग आते हैं रेगुलेशन नंबर 8 के अंदर। इन्होंने रेगुलेशन पूरा मिक्स एंड मैच करके दिया है, हम पहले एक बार मॉड्यूल के हिसाब से पूरा चल रहे हैं, इसके बाद में हमारा जो शीट है रेगुलेशन का उसके हिसाब से देखेंगे। पहले यहां से तो ठीक है, हमने सबसे पहले देख लिया रेगुलेशन नंबर 3, 4 ऐसे बेसिक रेगुलेशन, फिर आए सीधा 14 के ऊपर पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर, कि लिक्विडेटर को 5 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट देके क्लेम इनवाइट करने। फिर आता है रिपोर्टिंग, यहां पर ये रिपोर्टिंग पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर एक और चीज हमने पढ़ी है कि पब्लिक अनाउंसमेंट आप देते तो हो 5 दिन के अंदर, फिर उसमें हर एक को कहते हो कि आपको क्लेम सबमिट करना है विद इन 30 डेज, कि लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 5 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है और लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 30 डेज के अंदर सबके क्लेम आ जाने चाहिए। उसके बाद मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में स्पेसिफिकली यहां पे 4 चीजों की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, अभी उसको एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ही बोलता हूं मैं। उसके बाद में जो भी आपने कंसल्टेशन किया विद एसईसी उसके मिनट्स, और लास्ट फाइनल रिपोर्ट। तो इस प्रकार की 4 रिपोर्टिंग आती है। हम अगर नॉर्मल लिक्विडेशन पढ़ते हैं तो वहां पे 6 रिपोर्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी 4 रिपोर्ट्स आते हैं, क्योंकि असेट मेमोरेंडम जो वहां पे बनाता है वो यहां पे दिख नहीं रहा है कहीं पे, इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर मर्ज कर दिया है, और जो असेट सेल रिपोर्ट टाइप भी दिखता है वो भी यहां पे देख नहीं रहा है हमको। तो बहुत सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह उन्होंने अलग तरीके से रखे, इन्होंने अलग तरीके से रखे हैं। यहां पर वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर 4 हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एज इट इज, फाइनल रिपोर्ट एज इट इज, क्योंकि ये तो होगा ही ना, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट तो रखना ही है, इसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी के मिनट्स, ये भी एज इट इज है, तो ये नॉर्मल लिक्विडेशन में भी दिखते हैं, यहां पे भी दिखते हैं। वहां पे जो हमको अलग अलग नाम से दिखता है, फिर असेट मेमोरेंडम, असेट सेल रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसकी जगह यहां पे दिखता है हमको एनुअल स्टेटस रिपोर्ट अभी के लिए। चलो ठीक है, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हमारा लिक्विडेटर बनाता है, हर रिपोर्ट को हम आईबीबीआई को देते ही हैं, और अगर कोई भी स्टेक होल्डर 3 चीजें कर लेता है तो उसको भी हम रिपोर्ट देंगे। सेम लिक्विडेशन के अंदर भी हम पढ़ते हैं, पहली चीज उसने रिक्वेस्ट कर दिया है, वो साथ में आपको कॉस्ट देने को रेडी है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी अग्री कर रहा है। तो उसने रिक्वेस्ट किया है, एप्लीकेशन दिया है, वो कॉस्ट पे करने को रेडी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी अग्री कर रहा है, तो उन सर्कमस्टेंसेस में लिक्विडेटर को, स्टेक होल्डर को ऊपर भी इनमें से कोई भी रिपोर्ट है तो उसकी कॉपी देनी होगी। ये हुआ रेगुलेशन नंबर 8। इसके बाद हम जाते हैं रेगुलेशन नंबर 9, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। सीधे आते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कब तक बन जानी चाहिए? विद इन
45 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 45 डेज के अंदर। अभी तक कितनी टाइमलाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं? पब्लिक अनाउंसमेंट 5 डेज, पब्लिक अनाउंसमेंट 30 डेज, लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 45 डेज के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी रेडी हो जानी चाहिए। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या होता है? नॉर्मल की तरह कैपिटल स्ट्रक्चर, एस्टिमेट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, हमें और इंक्वायरी करनी है क्या, और हमारा क्या प्लान रहेगा, टाइमलाइन क्या रहेगा, किस प्रकार से बेचेंगे, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट। नॉर्मली इसी प्रकार का कंटेंट 33 वाले लिक्विडेशन की भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर रहता है। ठीक है, इसके बाद में ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद में इन्होंने रेगुलेशन 16, 17, 18, 19 का रफ आइडिया दिया है। कुछ दिया नहीं है खास, इन्होंने बस इतना सा कह दिया कि क्लेम सबमिट करने के लिए हमने क्लेम्स इनवाइट किए थे बाय पब्लिक अनाउंसमेंट। कोई भी ओसी अगर क्लेम सबमिट करना चाहता है तो कर सकता है फॉर्म बी में, कोई भी एफसी अगर क्लेम सबमिट करना चाहता है तो कर सकता है फॉर्म सी में, कोई भी ओसी हुज वर्कमैन और एम्प्लॉय वो कर सकता है डी में, और कोई भी अदर पर्सन वो कर सकता है फॉर्म एफ में। बस इतना सा उन्होंने बताया कि इन सब फॉर्म्स के अंदर ये लोग आके अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म नंबर सही बोला मैंने? बी, सी, डी और सीधा एफ। तो ओसी, एफसी, ओसी हुआ वर्कमैन एंड देन एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहां पे भी कुछ बहुत खास क्वेश्चनिंग हो नहीं सकती। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर में कहते हैं कि नाउ रेगुलेशन नंबर 5 कहता है, मैंने आपको बताया आपको रेगुलेशन नंबर क्लियरली लिख देना है ताकि अच्छे से दिखे जब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, अभी कहते हैं कि आपको एक व्यक्ति को अपॉइंट करना है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कैसे अपॉइंट होता है? एसआर या ओआर से। अपॉइंट छोड़ो, रिप्लेस भी कैसे होगा? एसआर या ओआर से। जिस प्रकार से आपने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है उसी तरह से आप लिक्विडेटर को रिप्लेस भी कर सकते हो। जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा विद इन 7 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर लिक्विडेटर को आईबीबीआई को इन्फॉर्म करना है। मतलब एसआरओआर जब पास हुआ होगा उसके 7 दिन में लिक्विडेटर को आईबीबीआई को इन्फॉर्म करना होता है कि मैं यहां पे अपॉइंट हो चुका हूं, क्योंकि आईबीबीआई ध्यान रखता है ना कि एक व्यक्ति कितना असाइनमेंट्स पे काम कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति कहीं भी आर प्रो, आईआर प्रो, लिक्विडेटर कुछ भी बनता है तो वो ही कीप ऑन इन्फॉर्मिंग आईबीबीआई। तो जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट होता है 7 डेज में इन्फॉर्म करते हैं, कुछ खास नहीं। यहां पे खास चीज आती है रेगुलेशन नंबर 6 में, एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, कि कौन लिक्विडेटर बन सकता है। एनी आईपी टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर शुड बी इंडिपेंडेंट, या फिर अगर हम किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी को बनाना चाहते हैं तो उसके सारे डायरेक्टर्स पार्टनर शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? ये 3 चीज। पहला, शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेकंड, शुड नॉट बी अ related party, and third, should not be an officer, partner, employee of a CA firm, CS firm, cost audit firm, or any legal or consultancy firm which has had कितना? Yes, which is receiving 10% of their gross revenue from such CD in preceding 3 years. ऐसा तो अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर है तो वो व्यक्ति लिक्विडेटर बन नहीं सकता। ये हमने यहां पे पढ़ लिया 6 में। उसके बाद में इजी आता है सेम चीज कि आप अगर रिस्ट्रेन ऑर्डर है तो आप नहीं बन पाएंगे। 10% वाली बात को हम ध्यान रख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग यहां पे लिखा हुआ भी है। खैर मैं वापस आपसे पूछ लूं तो फटाफट मुझे बताओ कि ये जो लिमिट है ना 10%, 5%, सीआईआरपी में कितना है? पीपीआईआरपी और वॉलंटरी लिक्विडेशन या लिक्विडेशन, आप अंडरस्टैंडिंग? भले लिक्विडेशन 59 का हो, भले लिक्विडेशन 33 में हो रहा है, यहां पे 10% का रूल है लास्ट वाले क्लॉज में। लेकिन अगर सीआरपी, पीपीआरपी की बात करते हो लिमिट 5% की। चलो, इस क्यों का जवाब नहीं है, बढ़िया ऐसा ही है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद में रेगुलेशन नंबर 7 सिंपली कहता है कि रेम्यूनरेशन जो भी हम लिक्विडेटर को देते हैं वो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिर रेगुलेशन नंबर 10, रेगुलेशन नंबर 10 बात करता है बुक्स एंड अकाउंट्स। मुझे बताओ, अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए मारे हैं लेकिन हमारे बुक्स इनकम्प्लीट तरीके से बने हुए थे तो ये बुक्स कौन कंप्लीट करेगा? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बुक्स इनकम्प्लीटेड भी है तो वो उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में ड्यूरिंग द एंटायर लिक्विडेशन प्रोसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी है लिक्विडेटर की। यू हैव टू मेंटेन ऑल द बुक्स, जितनी संभव बुक्स है सबके सब आपको मेंटेन करनी है फॉर लिक्विडेशन। उसके बाद में मैंडेटरी फॉर लिक्विडेटर टू कीप द रिसीट्स ऑफ ऑल पेमेंट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। बुक्स तो मेंटेन करनी ही है और हर पेमेंट और रिसीट, पेमेंट किया है जो भी या पैसा आया है उसके रिसीट्स भी मेंटेन करके आपको रखने हैं। रेगुलेशन नंबर 10 वेरी स्ट्रेट। रेगुलेशन नंबर 15, अब यहां से 20 एक बार आएंगे, 20 से एकदम फ्लो में आएगा। 15 कहता है क्लेम्स। ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक बार अ पर्सन हु क्लेम टू बी स्टेक होल्डर हैज टू प्रूव हिज क्लेम। हम वहीं पे आते हैं, जैसे ही वॉलंटरी लिक्विडेशन हमने कमेंस किया था 5 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था और लिक्विडेशन कमेंसमेंट के 30 डेज के अंदर कहा था सब लोग आके क्लेम सबमिट कर दो। कोई भी व्यक्ति क्लेम सबमिट करना चाहता है तो उसको साथ में प्रूफ लेकर आना होगा। दैट इज रेगुलेशन 15। रेगुलेशन 20, प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगर कोई व्यक्ति है जो ये कहना चाहता है कि आई एम नॉट जस्ट अ क्रेडिटर बट आई एम अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ये प्रूव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाना होगा। वो कहां कहां से ला सकता है? सबसे पहला
रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये लेटेस्ट वाला, या फिर एमसीए रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद आरओसी, या फिर रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सारफेसी। तो हम थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहे हैं, एकदम लेटेस्ट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड्स भी प्रूव कर सकते हो, रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद आरओसी से प्रूव कर सकते हो, या रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सारफेसी, आप यहां से कहीं से भी प्रूव कर सकते हो। और ये सब भी नहीं है तो एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, देन लिक्विडेटर विल डिसाइड कि आप सिक्योर्ड हो या नहीं हो। तो ये तरह से आप प्रूव कर सकते हो 20। फिर फ्लो चलता रहेगा 21। अगर कोई व्यक्ति के पास बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में कोई पैसा मांगता है तो उसको कब सबमिट करना है? भैया अभी सबमिट करना है, आप किसके लिए रुके हो? आप क्या 4 बार मनवार करेंगे कि हम आओ साहब सबमिट करो? बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ भी आपको इन्हीं 30 डेज के अंदर आके सबमिट करना है। 22 सब्सटैंसिएशन ऑफ क्लेम। अगर लिक्विडेटर को किसी का भी क्लेम देख के लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो लिक्विडेटर कैन आस्क द एप्लीकेंट टू गिव डिटेल्स ऑफ द क्लेम। तो एप्लीकेंट की जिम्मेदारी क्लेम के और डिटेल्स देगा। कॉस्ट ऑफ प्रूफ, ये स्टार मार्क करवाया। अगर कभी भी हमें हमारा क्लेम प्रूव करने के लिए कुछ खर्चा आया, क्लेमेंट का कुछ खर्चा आया, तो वो कौन बेयर करेगा? क्लेमेंट। और अगर लिक्विडेटर का कुछ खर्चा आया तो कौन बेयर करेगा? ये डिपेंड करता है। अगर क्लेम ट्रू है तो लिक्विडेशन कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन अगर क्लेम फॉल्स है देन क्लेमेंट विल ट्राई टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम द क्लेमेंट, द लिक्विडेटर विल ट्राई टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम क्लेमेंट। याद आ रहा है? उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, यहां पर लिक्विडेटर डिसाइड कर लेता है फाइनली कि उसको कितना क्लेम एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। डेट अगर फॉरेन करेंसी में होगा तो उसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं एट व्हाट डेट का रेट? लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट पे जो रेट है उस रेट पे, करेंसी एक्सचेंज रेट पे हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। नुकसान फायदा जो हुआ वो क्लेमेंट का है। पीरियोडिक पेमेंट, अगर कोई भी पीरियोडिक पेमेंट है रेंट या इंटरेस्ट जैसे, वो कौन से दिन तक ही कंसिडर होते हैं? लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक का जो भी खर्चा है वो इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद का नहीं होता है। डेट पेबल ऑन अ फ्यूचर डेट, अगर कोई डेट है जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, वो पेबल ही फ्यूचर डेट पे, तो हम उसको अगर जल्दी पे कर रहे हैं तो एक रिड्यूस्ड अमाउंट पे करेंगे एक्स्ट्रा। रिड्यूस्ड अमाउंट, रिड्यूस्ड विद द फॉर्मूला ऑफ x divided by 1 plus r to the power n, wherein x is going to be the amount of claim, r is going to be the risk free rate of the tenure। मान लीजिए आपका 18 मंथ्स तो 18 मंथ्स का रिस्क फ्री रेट, 6 मंथ्स 6 मंथ्स का रिस्क फ्री रेट, और n is going to be the tenure in years। बस जबरदस्त। उसके बाद में हम आगे चले जाते हैं 28 के ऊपर, म्यूचुअल क्रेडिट एंड सेट ऑफ। ये तो उनको लगा हमें समझ नहीं आएगा, एग्जांपल भी दिया है, पूरे चैप्टर में एक ही जगह एग्जांपल दिया उन्होंने, बहुत प्यारा। तो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रहे हैं और हमें कुछ पैसे का लेन देन बाकी है, तो जो नेट हिसाब है वही लिखेंगे हम, दोनों तरफ असेट लायबिलिटी साइड सामने वाला नाम लिखेंगे नहीं। अरे क्योंकि वैसे भी कंपनी सॉल्वेंट है ना, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती तो इस बात पे झगड़ा होता कि आप नेट ऑफ सेट ऑफ होगा या नहीं होगा, लेकिन कंपनी सॉल्वेंट तो झगड़े की बात ही नहीं है, जो नेट ऑफ अमाउंट है वही लिखा जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम से कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर उसको सारे क्लेम कर देने हैं वेरीफाई। तो हमने लिक्विडेशन कमेंस किया, 5 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट, लिक्विडेशन कमेंसमेंट से ही 30 डेज के अंदर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम, और वहां से 30 डेज के अंदर क्लेम शुड बी वेरीफाइड। जबरदस्त। उसके बाद में अगर कोई दुखी है तो वो एनसीएलटी के पास जा सकता है, वो बात ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, इसके बेस पे लिक्विडेटर को एक पूरा लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर रेडी करना है विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट। यहां पे गलती होगी, अच्छे से देखना, गलती कैसे होगी? ये आपका लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है, अच्छे से सुनना, इससे 45 डेज में आपको बनाना है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 45 डेज में आपको बनाना है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, और लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 30 डेज के अंदर होता है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम। वहां से 45 डेज में आपको बनाना है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। क्लियर रहेगा? दोनों में 45 डेज है, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगा लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 45 डेज के अंदर, और वहीं पे लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर बनेगा लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम से 45 डेज के अंदर। चलो, एक बहुत भारी टाइमलाइन हमने एंड में बनाई ही है, पर अभी हम प्रॉपर थ्योरी के साथ जा रहे हैं। तो विद इन 45 डेज हमको प्रॉपर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर बना लेना है। ये लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर जो होगा उसमें अमाउंट ऑफ क्लेम, कितना सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, डिटेल्स उसके, प्रूफ वगैरह सब लिख के हम देते हैं। व्हेन नो क्लेम इज फाइल्ड बाय स्टेक होल्डर, अगर हमें 30 डेज हो गए, हम रुके लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से, पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, 30 डेज हो गए, कोई क्लेम ही नहीं आया, तो 45 डेज तक क्या करोगे? तो यू टू मेक योर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर विद इन 15 डेज। तो इफ एनी क्लेम इज रिसीव्ड, इवन वन, देन यू विल गेट 45 डेज। इफ नो क्लेम इज रिसीव्ड, यू टू मेक द लिस्ट विद इन 15 डेज फ्रॉम अगेन लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम। चलो,
उसके अंदर मैनर ऑफ सेल, इट सेज नथिंग कि आपको लॉ के हिसाब से जो जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से आप सेल करोगे। रिकवरी ऑफ मनी, जैसे जैसे मैक्सिमम रिकवर करने की कोशिश करोगे लॉ के दायरे में रहते हुए, कुछ भी नहीं। 33 लिक्विडेटेड टू रियलाइज अनकॉल्ड कैपिटल अनपेड कैपिटल। ये कहता है पहले तो अनकॉल्ड और अनपेड में डिफरेंस होता है, भी सबको पता होना चाहिए। अनपेड तो हक ही बनता है उसका, अनकॉल्ड भी मांगेगा वो। अनपेड तो उसका हक ही बनता है, उसमें तो डाउट ही नहीं था। इवन देयर इज एन अनकॉल्ड कैपिटल, लिक्विडेटर विल फर्स्ट कॉल दिस, अनपेड मनी भी लेगा एंड अनकॉल्ड कैपिटल भी लेगा, और अगर कोई नहीं देता है तो फोरफीचर का राइट भी है। एक बार उन लोगों से पैसे ले लेगा और उसी के बाद में एंड में उनको कुछ रेसिड्यू होगा तो देगा। अगर कोई व्यक्ति यहां पे पैसे नहीं देता है तो उसको एंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लिक्विडेटर हैज अ पावर टू आस्क फॉर अनपेड कैपिटल, ऑब्वियसली इवन अनकॉल्ड कैपिटल कैन बी आज एट दिस मोमेंट। अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो उसको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, एकदम सिंपल। 34 all money to be paid to bank account, whenever you are doing voluntary liquidation you have to create a special bank account। आपकी कंपनी के नाम के एंड में आ जाएगा इन लिक्विडेशन, इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो आपकी कंपनी का नाम मानिए रिलायंस, तो रिलायंस इन वॉलंटरी लिक्विडेशन ऐसा हो जाएगा। द रियलाइजेशन ऑफ ईच डे, जो भी आपका एक दिन का रियलाइजेशन है या तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको डिपॉजिट करना है इन द बैंक अकाउंट, नॉट लेटर देन नेक्स्ट वर्किंग डे। तो अगर आज का कुछ रियलाइजेशन है तो आज ही जमा कराओ बैंक में, लेकिन अगर बैंकिंग आवर्स के बाद हुआ है तो मैक्सिमम आप कब कर सकते हो, नेक्स्ट वर्किंग डे। मतलब अगर सैटरडे को हो गया तो मंडे, ऐसा। तो नेक्स्ट वर्किंग डे जैसे ही बैंक खुलेगा आपको बैंक में जाके जमा करवाना है पैसा। मनी मोस्टली तो बैंक में क्रेडिट हो जाएगी, और कोई भी पेमेंट 5,000 रुपए से बड़ा आप कैश में नहीं कर सकते। एनी पेमेंट मोर देन 5,000, जो भी पेमेंट हो रहा है आपका शुड बी डन बाय चेक और ऑनलाइन। 5,000 से बड़ा हर एक पेमेंट चेक या ऑनलाइन से होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सी बात कहते हैं कि जैसे ही पैसा रिसीव हुआ है उसके पहले 6 मंथ इसको रिड्यूस करके कर दिया है, 30 डेज के अंदर आप उसको कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट, कोई लोड नहीं। रिटर्न ऑफ मनी, ये तो फुद्दू प्रोविजन है। 36 अगर किसी क्रेडिटर को गलती से ज्यादा पैसा चला गया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वापस रिटर्न करे। 37 कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। अब पूरी क्लास का फोकस यहां पे सेकंड अमेंडमेंट है, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। एक अमेंडमेंट आपसे 2 से 3 हुए, दूसरा अमेंडमेंट यहां पर है, और मैं सही मायने बताता हूं इन्होंने बहुत स्मार्ट अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट के बाद लॉ ज्यादा लॉजिकल हो गया। पहले मैं अमेंडमेंट के पहले आपने क्या पढ़ा है वो बताता हूं, एकदम सिंपल। हम ये पढ़ते हैं, पूरी क्लास का फोकस यहां पे रेगुलेशन में 37। रेगुलेशन में 37 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि हमने जैसे ही लिक्विडेशन कमेंस हुआ है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, उसके 270 डेज के अंदर लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। याद आ रहा है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 270 डेज के अंदर लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 270 डेज में लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं होता है देन वी वेट फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स हो गया और लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर इसके 15 डेज में यहां पर होती है एक मीटिंग, और फिर हम एवरी 12 मंथ्स के एंड में करेंगे मीटिंग, और इस मीटिंग पे हम यहां पर रखते हैं एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। सही बोल रहा हूं मैं? और मैं एक बार वापस बोलता हूं और एक दो डिटेल्स ऐड करके, जब भी लिक्विडेशन, सबका फोकस मुझे यहां पे चाहिए। आई नो कि आप बच्चे इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करके आए हो, तभी तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो साथ में, तो एकदम बने रहो। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 270 डेज के अंदर, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 270 डेज के अंदर लिक्विडेशन हो जाना चाहिए। मान लो आपके कोई क्लेम्स ही नहीं है तो ये और कम होकर कितना हो जाता है, 90 डेज। तो आपके लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 270 डेज या फिर 90 डेज के अंदर आपका हो जाना चाहिए पूरा का पूरा लिक्विडेशन कंप्लीट। आइडियली नहीं हो रहा है तो भी हम 12 मंथ्स के लिए रुकते हैं। 12 मंथ्स तक भी नहीं हुआ तो उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम, अगर 12 मंथ्स के अंदर भी आपका लिक्विडेशन नहीं हुआ है तो फिर जैसे ही 12 मंथ खत्म होंगे उसके 15 डेज में हम करते हैं मीटिंग और वहां पे रखते हैं एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। सही है? अरे ये एक्चुअली अजीब सा प्रोविजन है। अजीब सा प्रोविजन क्यों है? अगर 270 डेज के अंदर आपका लिक्विडेशन नहीं हुआ तो ये आप इस टाइम पे रुके क्यों? 12 मंथ्स के अंदर 360 डेज होते हैं, 360, 270 के बाद भी आपके तकरीबन 90 डेज बच रहे हैं ना। ये 90 डेज में कर क्या रहे हो? यहीं पे मीटिंग कर लो ना। लॉजिकली आपको 270 डेज दिए लिक्विडेशन कंप्लीट करने के लिए, आप कह रहे हैं लेकिन 12 मंथ्स में नहीं हुआ। ये 12 मंथ्स कहां से आया? 270 डेज में नहीं हुआ तो वहीं से मीटिंग करो। ये तो ठीक है, और बड़ा जोक क्या हो जाता है, अगर कोई क्लेम नहीं आए तो फिर कितनी देर में हो जाना चाहिए, 90। अगर 90 डेज में नहीं हुआ तो भी आप मीटिंग करने के लिए रुकते हो पूरा 12 मंथ्स। दिस इज कंप्लीटली सेंसलेस। What provision now they have made? They made it logical and easier. Now what they've done is liquidation commencement date से रेगुलेशन में 37 अब ये कहता है जो आपका लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होगा, इस लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से
आपको 270 डेज या 90 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेना है अपना लिक्विडेशन, एज द केस में भी. इफ यू हैव नो क्लेम्स देन you'll do it within 90 days. If you have any claims then within 270 days. If you are unable to complete it within 90 or 270 days, as the case may be, on completion of 90 days or 270 days, as the case may be, within 15 days you have to conduct a meeting. और इस मीटिंग पे आप रखोगे एनुअल स्टेटस रिपोर्ट को. अब सुनते रहना मेरी बात को बहुत अच्छे से, ये ज्यादा लॉजिकल हो गया. अगर हमारे कोई क्लेम्स नहीं आए थे 90 डेज में, हमारे क्लेम्स नहीं आए तो हमें पूरा का पूरा लिक्विडेशन कंप्लीट करना है विद इन 90 डेज. अगर 90 डेज में आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको 90 डेज खत्म होते विद इन 15 डेज करना होगा क्या, एक मीटिंग. एंड देन एवरी 90 डेज के अंदर आपको मीटिंग करते जाना है अगर आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हुआ. क्योंकि क्लेम ही नहीं आया तो आप क्या खींच के आ रहे हो, लिक्विडेशन खत्म करो. मान लो आपके क्लेम्स थे तो 270 डेज जैसे ही कंप्लीट हुए फिर आपको मीटिंग करना है विद इन 15 डेज, और उसके भी ईच 270 डेज के अंदर आपको मीटिंग करते रहना होगा अगर आपका लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है. दिस इज मोर लॉजिकल. बस इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई. ये तो परफेक्ट है, लेकिन अब उस रिपोर्ट को एनुअल स्टेटस रिपोर्ट नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जब 12 मंथ्स था तब उसको एनुअल स्टेटस रिपोर्ट बोल सकते थे. अब ये तो 90 डेज के अंदर मीटिंग करके रिपोर्ट दे रहे हैं ना हम तो, या 270 डेज में, तो लॉ को मजबूरन इसका नाम चेंज करना पड़ा. और अब एनुअल स्टेटस रिपोर्ट को हम सिर्फ क्या बोलते हैं, स्टेटस रिपोर्ट. बस ये दो अमेंडमेंट्स हैं और दोनों बहुत प्यारे अमेंडमेंट्स हैं. ऐसा एक बार इसको रेगुलेशन को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे रिवीजन कंटिन्यू करते हैं. 37 है ना ये, यस. चलो देखते हैं 37 बेयर टेक्स्ट में कैसा दिखता है. इट गोज नीडलेस कि आपके मॉड्यूल में तो पुराना ही दे रखा है, तो आपको उसमें ऐसा मॉड्यूल से आप क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे. कोई भी चीज देखनी है तो मैं आपको आपके क्लास फाइल्स के अंदर दे ही दूंगा एग्जैक्टली, बट आप बेयर एक्ट ओपन करके देख सकते हो, ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा. स्क्रीन पे देखो मजे में एकदम, रेगुलेशन में 37. देखो आप खुद से समझ पा रहे हो क्या, रीड इट अप. 1 और 2 पूरा पढ़ना. आप तो रुको, आप एंड में रिफंड जरूर लेके जाना अकेडमी से. हाँ, बोलना कि 20% रुपये फीस वापस दो हमको. एक छोटा सा पर्पस बताता हूं आप सब बच्चों को. एक दिन आएगा जब आपको ये अमेंडमेंट्स आ जाएंगे और खुद से समझने होंगे. ऑब्वियसली ना, क्लास खत्म हो गई, बैच हो गया, सीएस बन गए, फिर क्या करोगे, ऐसे आके बैठोगे, अच्छा थोड़ा ना लगेगा फिर. तो फिर आपको इतना समझ में आना चाहिए गधों कि आप कभी भी अमेंडमेंट देखो तो बहुत सिंपली आप अंडरस्टैंड कर पाओ उसका पर्पस भी. अभी इसका पर्पस समझ में आ रहा है ना लॉजिकली, पिछले वाले का भी पर्पस समझ में आ रहा है. अरे कुछ लोग चोरी कर लेते वॉलंटरी लिक्विडेशन में, उनके अगेंस्ट केस चल रहा है, वो बताते ही नहीं और लिक्विडेट करके चले जाते ऐसा. तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी. यहां पे भी लॉजिक ही नहीं था. अगर 270 डेज में खत्म हो रहा है तो 12 मंथ्स के बाद क्यों मीटिंग करें हम, मीटिंग 270 डेज के एंड में होनी चाहिए. तो दे मेड इट वेरी लॉजिकल. सेम हमने सीआरपी का अमेंडमेंट देखा, प्रोविजनल लिस्ट के 5 दिन के अंदर हम सबको देते थे, फिर वापस किट, इससे अच्छा फाइनल लिस्ट के अंदर ही दो. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. 75% ज्यादा अमेंडमेंट आपको ऐसे समझ जाएंगे. 25% होते हैं जो थोड़े से पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए अमेंडमेंट बनाए होते हैं, वो कठिन होते हैं, और बाकी तो समझ सकते हो. नाउ रीड 1 and 2 प्रेम से एकदम. बहुत सुंदर. यस यार, आर यू विथ मी? चलो एक बार वापस पढ़ाता हूं, अब अमेंडेड पढ़ाता हूं, देखो साथ में कनेक्ट कर रहे हो क्या. ये यार पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्या रीड करके? मैं 10 सेकंड्स और रुका हूं, चलो बीच में कंप्लीट कर लो फटाफट से. मैं आज आपके क्लास फाइल्स में भी अपलोड कर दूंगा, मतलब जो लोग आईबीबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं. जूम करूं क्या? आपका हो गया एक बार रीड करके?
सबसेक्शन 2 पे ध्यान दो। आपने पढ़ा यार? ठीक है, क्या पता सोच रहे हो कि सर पढ़े के पढ़ाएंगे ना। ठीक है, कभी कभी अमेंडमेंट के बाद लगता है कि क्या फुद्दू चीज पढ़ रहे थे अभी तक हम, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब मैं भी इतने सालों से यही पढ़ा रहा हूं कि 270 डेज में मीटिंग, 270 डेज में पूरा का पूरा आप वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट करो, नहीं तो 12 मंथ्स होने तक रुको और फिर आप मीटिंग करो 15 दिन के अंदर। कोई सेंस ही नहीं है उस बात का ना कि 270 डेज में अगर नहीं हुई है तो 12 मंथ्स तक क्यों रखना है? सिर्फ इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स एनुअली होती है, ये लॉजिक था बस, क्योंकि हमें एनुअल स्टेटस रिपोर्ट देना है, तो एनुअल स्टेटस रिपोर्ट तो एनुअली देंगे ना, तो रैदर देन टाइम पीरियड चेंज करके रिपोर्ट का नाम चेंज कर देते ना, इन्होंने अब कर दिया कि उस एनुअल स्टेटस रिपोर्ट का नाम चेंज करके कर दिया स्टेटस रिपोर्ट। नाउ स्टेटस रिपोर्ट विल बी गिवन एवरी 270 डेज के एंड के अंदर। 270 डेज हो गए, वॉलंटरी लिक्विडेशन नहीं हुआ, 15 दिन में मीटिंग करो, रिपोर्ट दो, स्टेटस रिपोर्ट। वापस 270 डेज में नहीं हुआ, वापस रिपोर्ट दो। तो अब इसका नाम चेंज कर दिया, हमने कर दिया स्टेटस रिपोर्ट। So, in the event of liquidation process continues for more than the period stipulated, the liquidator shall hold a meeting of the contributories of the corporate person within 15 days from the end of 270 days. हाँ, एक और अच्छी चीज, यहां पर मीटिंग स्टेक होल्डर की नहीं होती है, क्योंकि अब आपके मतलब स्टेक होल्डर मतलब क्रेडिटर्स की नहीं होती है, क्योंकि क्रेडिटर्स को तो पे ऑफ कर दिया ना। अब मीटिंग होती है एक्चुअल शेयर होल्डर्स की, जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं उन्हीं की मीटिंग होती है यहां पे। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन में जब हम कहते हैं एंड में हमें मीटिंग करनी है, तब आप ये नहीं बोल सकते क्रेडिटर्स की मीटिंग करेंगे, क्रेडिटर्स हैव बीन पेड ऑफ। अब आपके जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं यही लोगों की मीटिंग होगी, और इस मीटिंग के अंदर 15 दिन के अंदर आपको मीटिंग करनी है, जब 270 डेज 90 डेज खत्म हुए, एंड ईच 270 डेज के एंड में आपको मीटिंग करती रहनी है, जैसे पहले 12 मंथ्स के अंदर था। फिर बी में लिखा है शेल प्रेजेंट स्टेटस रिपोर्ट। ये जो 3 स्टार दिख रहे हैं इन्होंने एनुअल कट कर दिया, तो पहले यहां पे एनुअल हुआ करता था, उन्होंने कट करके कर दिया स्टेटस रिपोर्ट। और आपको सबमिट करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट जिसमें कंटेंट मोर और लेस सेम ही आपका, बहुत ज्यादा कंटेंट के अंदर कुछ चेंज नहीं है, कंटेंट नेग्लिजिबल चेंज है, कंटेंट को अगर आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो इट इज मोर और लेस सेम। मेन उन्होंने चेंज कर दिया नाम के अंदर। अगर पॉइंट नंबर 3 भी देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेक होल्डर। पॉइंट नंबर 5 भी देखोगे, डेवलपमेंट इन एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट सीपी। समझने लायक पॉइंट से, कुछ बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे आपको पॉइंट्स। एक बार मैं वापस यहां पे आता हूं, यस बोले नहीं तो माइनर चेंज है, यही तो जो पॉइंट्स है ना, ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आप एक बार भी रीड करोगे तो समझेगा। मेन परेशानी कहां आती है, वापस एक बार रिपीट कर दो पूरा प्रोविजन लास्ट टाइम। रेगुलेशन नंबर 37 फाइनली आफ्टर अमेंडमेंट इट सेज, रेगुलेशन नंबर 37 कहता है जब भी आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस हुआ है, वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 270 डेज के अंदर आपका लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपके कोई क्लेमेंट्स ही नहीं है, आपने क्लेम्स इनवाइट किए और कोई क्लेमेंट्स ही नहीं थे, या फिर शुरुआत में जब आपने एसआरओआर पास किया है उस टाइम पे आपके कोई क्रेडिटर्स थे ही नहीं, तो वो तो आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 90 डेज। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो 90 डेज के विद इन 15 डेज, या 270 डेज था तो उसके विद इन 15 डेज यू विल हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग। इस मीटिंग पे आपको देना होगा स्टेटस रिपोर्ट टू ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लिक्विडेटर देगा स्टेटस रिपोर्ट कि क्या स्थिति चल रही है हमारी, क्यों एक्सटेंशन हो रहा है, एंड उसके बाद में एवरी 270 डेज के एक्सपायर पे विद इन 15 डेज मीटिंग होती रहेगी, या फिर एवरी 90 डेज के एक्सपायर होने पे विद इन 15 डेज मीटिंग होती रहेगी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड दिस इज रेगुलेशन नंबर 37, दैट इज कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो नोट्स में तुरंत क्या करेंगे, मीटिंग के एंड से। यहां पे दिख रहा है आपको 12 मंथ्स स्क्रीन पे अच्छे से। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स, अब ये मोर देन 12 मंथ्स हट जाएगा, मोर देन 270 डेज और 90 डेज। देखो स्क्रीन पे अच्छे से, मोर देन 12 मंथ्स हट जाएगा और आ जाएगा मोर देन 270 डेज और 90 डेज। 1 दूसरा,
सेकेंड, नीचे यहां पे लिखा है एंड एट द एंड ऑफ एवरी, वहां पे भी चेंज करके आ जाएगा पीरियड ऑफ 270 डेज 90 डेज टिल डिसोल्यूशन ऑफ सीपी। तो हर बार जब 270 डेज कंप्लीट होते रहेंगे, बार बार आपको मीटिंग करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज। वो उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम है। फिर हाँ यार, बिल्कुल चेंज करा देता हूं। हाँ, ये पॉइंट नंबर 2-3 की बात कर रहे हो आप? 3 की बात कर रहे हो? चेक कर लेते हैं पहले। ये 4 चेंजेस सब लोग कर लो। 4 चेंजेस किए सबने। फोर्थ इज एनुअल को कट कर दिया हमने। हाँ, थर्ड पॉइंट के कंटेंट्स की बात कर रहे हो क्या आप? कंटेंट्स पे अभी नहीं आए, कंटेंट्स के पहले जो मेजर चीजें वो पहले कर लेते हैं। 4 चेंजेस सब लोगों ने कर लेने हैं। मोर देन 12 मंथ्स, स्क्रीन पे ध्यान, 1 2 3 4, ये 4 चेंजेस सब लोगों ने प्रेम से कर लेने। डन है। अब एक बार जो पॉइंट नंबर 2 है उसको रीड करो एक बार विद दिस चेंज। आराम से समझ में आ रहा है क्या? रीड पॉइंट नंबर 2 विद दिस चेंज। संभालो, काफी आसान है। चलो अब हम आ जाते हैं कंटेंट्स के ऊपर। यहां पे क्या लिखे हुए हैं? यहां पे कुछ कंटेंट्स लिखे हैं, जैसे कि पहला, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर के स्टेटस रिपोर्ट में क्या आएगा? अब उसको एनुअल स्टेटस रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट में क्या आएगा? पहला, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। आते हैं यहां पे, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सेकेंड, डिटेल्स ऑफ एनी असेट्स दैट रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड। यहां पर आ जाते हैं हम लोग, डिटेल्स ऑफ एनी असेट दैट रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेक होल्डर, ये एक प्रकार का नेक्स्ट पॉइंट है, समझ रहे हैं? तो बस ये नेक्स्ट पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं है। ऐसा समझ लो कि ये दिस इज नथिंग बट दिस इज अनदर बुलेट पॉइंट। क्या हुआ है, समझ में आ रहा है? कुछ चेंज नहीं है यहां पे। डिटेल्स ऑफ एनी असेट दैट रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेक होल्डर। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड असेट्स मेड टू स्टेक होल्डर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड असेट्स मेड टू स्टेक होल्डर, डेवलपमेंट इन एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट सीपी, डेवलपमेंट ऑफ एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट सीपी, फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। आते हैं यहां पे, फाइलिंग ऑफ डेवलपमेंट एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक कोई भी मेजर चेंज नहीं है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, द रीजन फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोसेस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एंड द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। ये दिख रहा है क्या यहां पे कहीं पे? नहीं। अब आप सोचो कितना लॉजिकल है, इधर उधर की पूरी बात की, पर ये तो लिखो कि क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा तुमसे 270 डेज में। हर 270 डेज में मीटिंग करने आ जाते हो और अरे क्या हालचाल, अरे चलो अच्छा लग रहा है, क्या है, क्या लाए हो तुम, क्या लाए हो, हम क्या लाए, सैंडविच लाए हो तुम। अरे ये क्या है? आपको एक रीजन देना होगा कि क्यों हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और साथ में कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं हो गया, बट ठीक है, लॉजिकल बात है। यहीं पे पॉइंट देके लिख दोगे, यहीं पे लिख दो छोटा सा, कोई बहुत मतलब इससे कुछ बहुत आपके आंसर में डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा। हाउएवर पता है तो लिख देते हैं, the reason for not completing the process within stipulated time period and the additional time required for completing the process। आप इसको समरी में लिख सकते हो, reason for not completing and additional time required for completing, reason for not completing and additional time required for completing, reason for not completing and additional time required for completing। reason for not completing and additional time required for completing। जैसे ही मीटिंग होगी, हर बार मीटिंग होने के 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट हमें फाइल करना है आईबीबीआई के पास। ये तो पहले भी लिखा हुआ था। हम अगर आते हैं
कहां पे है ये? हाँ जी, थर्ड पॉइंट में क्यों चेंज करना है? सॉरी, एनुअल वर्ड चेंज करना चाह रहे हो ना? बिल्कुल करेंगे अपन। एनुअल तो हम 2-3 जगह पे चेंज करेंगे, अभी एक 7 डेज वाला पॉइंट लिखना है। कहां पे लिखोगे आप उसको? इसके हेड पे, जहां पे भी आपके पास जगह है ना, वहां पे एक छोटा सा लाइन लिख दो। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। वापस आपको पहले पॉइंट समझा देता हूं। जैसे ही एक मीटिंग हुई जहां पे हमने एनुअल स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया है, ये मीटिंग होने के 7 दिन के अंदर आईबीबीआई के पास भी सबमिट कर देते हैं। देखो पॉइंट को, यहां पे द लिक्विडेटर शेल फाइल द स्टेटस रिपोर्ट विद आईबीबीआई विद इन 7 डेज ऑफ द मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कि मीटिंग होने के 7 दिन के अंदर हम आईबीबीआई के पास भी फाइल कर देते हैं। तो ये जहां भी आपको जगह मिलती है वहां पे लिख दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा। एंड दिस इज नॉट इवन अ रीसेंट चेंज। ऐसा मीटिंग जैसे ही होगी उसके 7 दिन के अंदर आईबीबीआई के पास हम फाइल कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, जहां पे आपको लगता है आपके टाइम स्पेस परमिट कर, वहां पे लिख दो। नहीं है तो स्टिक नोट लेके लिख दो that the status report with board has to be filed within 7 days of the meeting of contributories. सब कुछ कंप्लीट करने के बाद 37 का एक और रिवीजन मार लेंगे फटाफट से। विद इन 7 डेज फ्रॉम द मीटिंग। अगर कहीं नहीं भी लिखा हो तो हमेशा प्रिज्यूम करो कि हर रिपोर्ट आईबीबीआई को जा रही है, हर रिपोर्ट आईबीबीआई को जा रही है। चलो, नहीं मुझे रोको मत, आप आगे बढ़ू मैं? चलिए, लिख रहे हो क्या गुंडे? जल्दी से लिख दो। विद इन 7 डेज रिपोर्ट फेंक के मार दो आईबीबीआई को, इतना सा तो पॉइंट है। डन है क्या? चलिए गुंडे, इज इट डन? यस। चलो 37 का एक बार वापस क्विकली पूरा रिवीजन करा रहा हूं। रेगुलेशन नंबर 37 दिमाग में बैठा लो। रेगुलेशन नंबर 37 कहता है कि कभी भी वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू हुआ है, इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 270 डेज, और इफ देयर आर नो क्लेम्स, कंपनी डज नॉट हैव एनी क्रेडिटर, देन विद इन 90 डेज। हाउएवर, if we are unable to complete it within 20 through 70 days or 90 days, we have to conduct a meeting of contributories within 15 days from the end of 270 or 90 days. बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में we have to keep conducting the meeting at the end of every 270 days or 90 days. हर 270 days के एंड में अगर हमारा कंप्लीट नहीं हो तो बार बार मीटिंग करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है। तो at the meeting, liquidator has to give status report to the contributories. Liquidator has to place status report to the contributories at the meeting, and within 7 days of the meeting, this status report has to go to IBBI. This is regulation number 37 completed. काफी आसान। Are we good here? इस समय 38 आता है, फाइनल रिपोर्ट। अगर हम यहां पे आते हैं, इन्होंने जो 39 और 40 यहां पे बताया है वो वापस आगे भी बताया है, याद आ रहा है ना? तो हम सीधे 38 पे आते हैं, फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट क्या कहता है? जैसे ही आपका लिक्विडेशन कंप्लीट हो रहा है तो लिक्विडेटर को फाइनल रिपोर्ट बना के 3 लोगों को देनी है, आईबीबीआई, आरओसी और एनसीएलटी। ठीक है, आईबीबीआई और आरओसी को तो बस रिपोर्टिंग के लिए देते हैं कि फाइनल रिपोर्ट है, ये आप ले लो, और एनसीएलटी को हम दे रहे हैं फॉर डिसोल्यूशन। तो हम फाइनल रिपोर्ट के साथ में देते हैं कंप्लायंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म एच, एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन एंड डिटेल्स एंड मैनर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कि हम रिकॉर्ड्स को कैसे और कहां प्रिजर्व करके रखने वाले हैं। याद है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज प्रिजर्व फॉर 8 years एंड फिजिकल फॉर 3 years। ये सब हम बताते हैं। तो नॉर्मल फाइनल रिपोर्ट जैसी बनेगी, आईबीबीआई और आरओसी को तो फाइनल रिपोर्ट देंगे, फाइनल रिपोर्ट के साथ में कंप्लायंस सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन, डिटेल्स एंड मैनर ऑफ हाउ इट इज गोइंग टू बी केप्ट द रिकॉर्ड्स, ये सब हम देते हैं एनसीएलटी को। फिर एनसीएलटी डिसाइड करता है कि मुझे कंपनी को डिसॉल्व करना है या नहीं, और अगर एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देता है, द ऑर्डर हैज टू बी प्लेस्ड विद द अथॉरिटी विद इन 14 डेज। यहीं से फाइनल रिपोर्ट का कंटेंट क्या है? फाइनल रिपोर्ट में आता है पहला, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन, कि हमारा जो भी लिक्विडेशन हुआ है, इस लिक्विडेशन के जो भी स्टेटमेंट्स हमने मेंटेन किए थे, उन सबका एक ऑडिटेड स्टेटमेंट 1। दूसरा, स्टेटमेंट दैट असेट्स हैव बीन डिस्पोज्ड, ऑल द डेट्स हैव बीन डिस्चार्ज्ड एंड देयर इज नो पेंडिंग लिटिगेशन, कि भैया कोई लिटिगेशन पेंडिंग भी नहीं, असेट्स भी डिस्पोज हो चुके हैं, लायबिलिटीज भी पे ऑफ हो चुकी है। एंड अ सेल स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ ऑल असेट्स। हम जैसे कि असेट सेल रिपोर्ट देते नहीं थे, तो उस प्रकार का एक पूरा यहां पे हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे इस प्रकार से हमने सबको सेल ऑफ कर दिया। इसमें पूरे डिटेल्स भी होते हैं, एग्जैक्टली लाइक असेट सेल रिपोर्ट।
क्या एसेट किसको बेचा था, कैसे बेचा था हमने, कहीं पे कम में बिका, क्या कम में बिका तो क्यों बिका, ये सब हम यहाँ पे लिख के डिटेल में दे देते हैं. दिस इज फाइनल रिपोर्ट. फाइनल रिपोर्ट को पढ़ते ही दिमाग में चार्ट आ जाना चाहिए कि फाइनल रिपोर्ट किस किस को दी जाती है. फाइनल रिपोर्ट इन 3 लोगों को दी जाती है. और जब हम ये रिपोर्ट एनसीएलटी को देते हैं तो एनसीएलटी के साथ में हमको देना होता है पूरा डिसोल्यूशन का एप्लीकेशन, हम रिकॉर्ड्स कहां पे रखने वाले हैं और कंप्लायंस सर्टिफिकेट. फाइनल रिपोर्ट में 3 चीजें आती है. ऑडिटेड स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट कि हमारी पूरी कंपनी पूरी बंद कर दी है, कोई मटेरियल लिटिगेशन भी नहीं है, और लास्ट में हमने सारे एसेट्स किस प्रकार से बेचे थे, ये सब चीजें. एंड दिस इज फाइनल रिपोर्ट. जरूरत सादा आसान. फाइनल रिपोर्ट के बाद में 38 ध्यान रखना है, स्टेटस रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट आर 2 डिफरेंट थिंग्स. हमने इस चैप्टर की शुरुआत में रेगुलेशन नंबर 8 में रिपोर्टिंग पढ़ा था. 4 चीजें पढ़ी थी वहां पे. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विद इन 45 डेज, स्टेटस रिपोर्ट जो हम लोग अभी 15 डेज के रूल से चलेंगे, मिनट्स ऑफ द कमिटी जब होगा तब का तो देखा जाएगा, और यहां पर ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिपोर्ट. एकदम सिंपल. तो फाइनल रिपोर्ट की बात भी हो चुकी है. उसके बाद मैंने छोटी मोटी और बातें कर ली. सही है. फाइनल रिपोर्ट के बाद में कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट. अभी तो बहुत फुद्दू बातें, ये हमारे पूरे लिक्विडेशन के मेन प्रोसेस से अलग निकल जाते हैं. इसमें बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि एक आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन ये हर एक कंपनी के लिए अलग अलग नहीं बनता है, ये बनता है सबका साथ में. मतलब जैसे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड बनता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बनते हैं, इसी प्रकार से एक फंड बन रहा है पूरे भारत में सारी कंपनीज के लिए. आईबीबीआई इसको बना रहा है. सो कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट ये क्यों बनता है? स्टेप 1, अगर कभी ऐसा हो चुका है कि किसी भी सीडी का लिक्विडेशन हो चुका है, कंप्लीट लिक्विडेशन कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन किसी व्यक्ति का पैसा बाकी है और वो व्यक्ति पैसा लेने आ नहीं रहा है. लिक्विडेशन कंप्लीट हो चुका है, असेट्स बेच चुके हैं सारे के सारे, लेकिन हमें किसी व्यक्ति को पैसे देने और वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पैसा लेने के लिए आ नहीं रहा है, तो हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, इस पैसे को डिपॉजिट कर देंगे इन कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट. यहां में इस पैसे को कर देंगे डिपॉजिट. जैसे ही पैसे को डिपॉजिट कर देंगे, आईबीबीआई को जाके बताएंगे कि हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया है. आईबीबीआई से हमको उसकी मिल जाएगी एक रिसीट कि आपको रिसीट मिल चुकी है. फिर वी कैन अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन अलॉन्ग विद द रिसीट के एनसीएलटी ये पैसा बचा था, इसको हमने यहाँ पे ऐसा ऐसा कर दिया, हमें डिसॉल्व कर दो. एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर भी पास कर सकता है. उसके बाद में आता है कि कोई भी व्यक्ति है वो बाद में जगह कि अरे यार मेरे 2 लाख रुपए, तो वो सीधा क्लेम करेगा टू आईबीबीआई, प्रूव करेगा कि भैया मेरे ये सारे क्लेम है, ये मेरा प्रूफ है कि मेरे पास आई डिजर्व दिस मनी. आईबीबीआई विल पास एन ऑर्डर, उसको उस अमाउंट से वहां से पैसा मिल जाएगा उस वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट से. अगर उस अकाउंट में पैसा रह गया फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तब वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये एक सुपर समरी ऑफ दिस एंटायर रेगुलेशन. ये रेगुलेशन हमारे डायरेक्टली वॉलंटरी लिक्विडेशन का हिस्सा नहीं है, बट ऐसे एंड में पढ़ लेते हैं कि ये भी एक मेंटेन करके चल रहे हैं. रेगुलेशन 39. अब अगर बात करते हैं लास्ट रेगुलेशन, लास्ट 2 रेगुलेशन, रेगुलेशन 40 डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इंसॉल्वेंसी. अगर कभी भी ऐसा लगता है, हमने पढ़ा था अब तो खैर 3 डिक्लेरेशन दिए जाते हैं, पहले हम बात करते थे 2 डिक्लेरेशन की. एक डिक्लेरेशन होता था द कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ द डेट्स इन फुल, कि कंपनी प्रॉपर्ली पूरा का पूरा उधार पे कर देगी. दूसरा डिक्लेरेशन आता था दैट द कंपनी इज नॉट डूइंग दिस एप्लीकेशन इज नॉट मेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन. लेकिन अगर ड्यूरिंग वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस लिक्विडेटर को इन दोनों में से कोई भी चीज फॉल्स लगती है, उनको लगता है दैट द कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे ऑफ द डेट्स इन फुल, या फिर उनको लगता है दैट द एप्लीकेशन इज मेड टू डिफ्रॉड, देन दे कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी अकॉर्डिंगली. अगर लिक्विडेटर को कभी भी लगता है तो वो एनसीएलटी को इन्फॉर्म कर देगा टू सस्पेंड द लिक्विडेशन, कि अगर दोनों डिक्लेरेशन में कुछ भी फॉल्स है तो एनसीएलटी को बोल के वॉलंटरी लिक्विडेशन को कैंसिल करवा सकता है. दिस इज रेगुलेशन 40. एंड लास्ट इज 41 प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. इट इज अ ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर टू प्रिजर्व ऑल द रिकॉर्ड्स. स्पेसिफिकली स्पीकिंग आपको मेंटेन करना होगा 8 सालों तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड 3 इयर्स तक फिजिकल रिकॉर्ड. जब आप डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन फाइल भी करते हैं उसके साथ में आपको देना होता है कि वेयर आर वी मेकिंग, वेयर आर वी कीपिंग द रिकॉर्ड्स एंड हाउ आर वी प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड्स. एंड दिस इज प्रैक्टिकली वॉलंटरी लिक्विडेशन. रुकते हम लोग अभी भी, रुक जा. वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर हमको एक और खास चीज डिस्कस करनी है. हमको डिस्कस करना है इसको ही उस शीट से. भाग के जाएंगे, दौड़ के आएंगे. आईबीसी क्लास फाइल्स चैप्टर नंबर 6 से नए हैं. ओवरव्यू का फाइल कहां है यार? अपन ने क्लास में डिस्कस करते हैं, ओवरव्यू का फाइल भी डिस्कस किया था ना.
देखो रुको, नहीं नहीं नहीं, डाउनलोड्स मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। अरे यार ये तो 5 का है। हाँ चलिए स्क्रीन पे आ जाओ। यस 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 गुंडे, बिफोर गोइंग टू दैट ओवरव्यू ऑल्सो एक टाइमलाइन का चार्ट भी फटाफट से देख लेते हैं। यस गुंडे फोकस हियर। चैप्टर को अगर सबसे फास्ट तरीके से पढ़ना है तो टाइमलाइन से पढ़ा जा सकता है। टाइमलाइन से पूरा चैप्टर बहुत फास्ट तरीके से याद हो जाता है। टाइमलाइन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन, स्क्रीन पे ध्यान, सेक्शन 59 रेड विद आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करते हैं डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की कितने दिन के अंदर? 4 वीक्स के अंदर एसआरओआर हैज टू पास। उसके 7 डेज में क्रेडिटर्स का अप्रूवल हमको लेना है, उसके 7 डेज में आईबीबीआई और आरओसी को इन्फॉर्म करना है। वेरी गुड। अब उसके बाद में दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, जैसे ही आपका एसआरओआर हो चुका है, मतलब लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट आ चुका है, उसके 5 डेज में यू टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू इनवाइट द क्लेम। स्क्रीन पे ध्यान, 5 डेज में पब्लिक अनाउंसमेंट। उसके 30 डेज के अंदर देयर हैज टू बी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स। बिल्कुल ठीक है। नाउ उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर यू हैव टू डू द वेरिफिकेशन ऑल्सो। सही है। तो सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया। पब्लिक अनाउंसमेंट के टोटल शुरुआत से 30 डेज के अंदर लास्ट डेट, उसके 30 डेज के अंदर वेरिफिकेशन, डन। इसके अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट के 45 डेज के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर सबमिशन के 45 डेज के अंदर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, और अगर कोई क्लेम नहीं आया तो 15 डेज के अंदर। एंड हमें टोटल 270 डेज के अंदर पूरा प्रोसेस कर देना होता है कंप्लीट। और अगर क्लेम्स नहीं होते हैं, क्रेडिटर नहीं, तो 90 डेज के अंदर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? काफी आसान है। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा टाइमलाइन जो इसमें कवर नहीं हो पा रहे, जैसे कि अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर टू बी ऑब्टेन विद इन 7 डेज, आईबीबीआई आरओसी हैव टू बी इन्फॉर्म विद इन 7 डेज, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन टू बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटीज विद इन 14 डेज, फिर लिक्विडेटर टू इन्फॉर्म आईबीबीआई अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विद इन 7 डेज। उसके बाद में हमने जैसे कि कहा कि 15 डेज के अंदर आपको मीटिंग करनी है, राइट। 270 डेज एक्सपायर होकर 15 डेज में आपको मीटिंग करनी पड़ती है, वो हो गया। मीटिंग होने के 7 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू आईबीबीआई, ये हो गया। Are we understanding? बस these are all the major timelines of this chapter and this is voluntary liquidation. अब यहां पे आ जाते हैं, देखते हैं कि हम इसको अच्छे से कर पा रहे हैं क्या। यहां से पूरी क्लास का फोकस यहां पे। चलो, वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ये चैप्टर में सेक्शन एक ही है, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। ये चैप्टर के अंदर सेक्शन एक ही है, सेक्शन 59 रेगुलेशन है आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017। सब पहले सेक्शन में 59 पढ़ लेते हैं। अब तो ये सबको कंठस्थ हो जाना चाहिए कि कंपनी का डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए, तभी 59 में आ सकती है। सबसे पहले डायरेक्टर्स को देना होगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में अब 3 चीजें आ जाएगी। डिक्लेरेशन में पहले 2 आती थी, अब 3 चीजें आ जाएगी। साथ में डॉक्यूमेंट्स पहले 2 होने थे, अब 3 हो जाएंगे। ये होने के विद इन 4 वीक्स यू टू पास अ एसआरओआर। उसके विद इन 7 डेज अगर क्रेडिटर्स है उनका 2/3 का अप्रूवल, उसके 7 दिन में आपको इन्फॉर्म करना है आईबीबीआई और आरओसी। तो 4 वीक्स, 7 डेज और एंड में 14 डेज किसका है? डिसोल्यूशन ऑर्डर। डिसोल्यूशन ऑर्डर आ चुका है, उसको आपको 14 डेज के अंदर अथॉरिटी से फाइल कर देना है, दैट इज मोस्टली आरओसी। इसके बाद हम लोगों ने रेगुलेशन स्टार्ट किया 3 से। इनिशिएशन सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कुछ डिफरेंस है नहीं। बस इस सेक्शन ने सिर्फ कंपनी पे फोकस कर दिया। रेगुलेशन 3 ने कंपनी और एलएलपी दोनों को कवर करने की कोशिश की। 4 इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन के लिक्विडेशन सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे, यहां से कंपनी पूरी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर के अंदर हमने पढ़ लिया, एलिजिबिलिटी पढ़ ली थी रेगुलेशन में 6 के अंदर। एलिजिबिलिटी सेम है, बस बता दो 10 या 5% है, 10% है। और जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करना है आईबीबीआई को विद इन 7 डेज। फिर 7 लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। वी डिसाइड द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। रिपोर्टिंग 4 रिपोर्ट्स हैं जो यहां पे बनाते हैं हम लोग। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, नॉट एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। नाउ दैट विल बी टर्म्ड एज स्टेटस रिपोर्ट। जहां जहां इस चैप्टर में हमको एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, यहां पे एनुअल को कट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कमिटी एंड लास्ट इज फाइनल रिपोर्ट। बहुत आसान। फिर आता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 45 डेज की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बन जाती है। ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बन रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के एसेट्स को आप कैसे बेच रहे हो, लिक्विडेशन का प्लान क्या है, टाइमलाइन क्या होने वाली है आपकी, आपको और इन्वेस्टिगेट करने के लिए समय चाहिए क्या, ये सब चीजें, एस्टिमेटेड टाइम, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये सब आप लिख के देते हो। रजिस्टर एंड बुक्स, सब किसको मेंटेन करना है?
लिक्विडेटर। अगर इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट भी किसको करना है? लिक्विडेटर। बहुत आसान। उसके बाद में 3 नहीं है, फिर आता है पब्लिक अनाउंसमेंट लिक्विडेटर। लिक्विडेटर जैसे ही अपॉइंट हुआ, मतलब वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस से विद इन 5 days there has to be a public announcement and that has to give time period for submission of claim which should be 30 days. The last date for submission of claim should be 30 days from liquidation commencement date. उसके बाद में आता है प्रूफ ऑफ क्लेम। हर एक व्यक्ति जो क्लेम सबमिट करेगा वही उसको प्रूव करेगा। फिर उसके बाद में ये 16, 17, 18, 19 हमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये ओसी भी सबमिट करेगा, एफसी भी सबमिट करेगा, वर्कमैन भी सबमिट करेंगे और अदर क्लेम भी सबमिट करेंगे। उनके फॉर्म्स दे रखे हैं। प्रूविंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगर कोई कहना चाहता है कि मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कहां से लाएगा? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आरओसी, एमसीए, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सार्फेसी या एनी अदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। प्रोडक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये भी आपको लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम के पहले ही सबमिट करने। सब्सटैंसिएशन ऑफ क्लेम, अगर कभी भी हमारे लिक्विडेटर को लगता है कि आपका क्लेम इनफ तरीके से प्रूव नहीं हो रहा तो आपसे डिटेल मांग सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रूफ, ये स्टार मार्क टॉपिक है। जो भी खर्चा क्लेमेंट का आया वो तो वही भरेगा, जो खर्चा लिक्विडेटर का आया, यहां पे अगर क्लेम फॉल्स है तो वी विल एंडेवर टू कवर दिस आल्सो फ्रॉम द क्लेमेंट, और अगर ट्रू है तो लिक्विडेशन कॉस्ट में ले लेंगे हम लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, लिक्विडेटर करेगा। डेट इन फॉरेन करेंसी, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट की रेट पे हम कन्वर्ट कर देंगे। पीरियोडिकल पेमेंट्स अगर कुछ है भी सही, इंटरेस्ट रेंट, तो वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक के रिकॉर्ड हो जाएंगे। डेट पेबल ऑन फ्यूचर डेट, उसको रिड्यूस करके पे कर देंगे विद दिस फॉर्मूला x डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। ये अमाउंट है, ये पीरियड है, ये रेट रिस्क फ्री रेट है। म्यूचुअल क्रेडिट एंड सेट ऑफ, के अगर किसी व्यक्ति से पैसे लेने भी है देने भी है तो जो नेट ऑफ अमाउंट है वही असेट या लायबिलिटी में लिखा जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम से 30 डेज के अंदर एंश्योर करना लिक्विडेटर को वेरीफाई भी कर ले। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, यहां ध्यान रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर हैज टू बी प्रिपेयर्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। वहां से मैनर ऑफ सेल, जैसा लॉ ने बोला, रिकवरी ऑफ मनी जैसा लॉ ने बोला, लिक्विडेटर के पास राइट है कि वो अनकॉल्ड पैसा भी मांग सकता है और अनपेड तो लेगा ही सही। अनकॉल्ड अनपेड पैसा वो ले सकता है। कोई व्यक्ति अगर पेमेंट नहीं देगा तो उसको एंड में कुछ भी पैसा मिलेगा नहीं। उसके बाद में ऑल मनी टू बी पेड टू बैंक अकाउंट, एक नया बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है जिसका नाम होता है सो एंड सो कंपनी इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। जो भी पैसा आएगा वो भी इसी में आएगा, पेमेंट भी इसी से होगा। 5,000 रुपए से ऊपर का कोई भी पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते, आपको चेक से ही करना है। जो भी पैसा रिसीव होता है वो आपको सेम डे या मैक्सिमम विद इन 1 वर्किंग डे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पैसा आप कलेक्ट करते हो आपको स्टेक होल्डर को पे करते जाना विद इन 30 डेज। रिटर्न ऑफ मनी, किसी क्रेडिटर को ज्यादा पैसा दे दिया जल्दबाजी में तो उसको जिम्मेदारी को वापस लाके देगा। कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, ये है 37, जो मैं वापस एक बार पूरा पढ़ाता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। जब भी आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू होगा, इट हैज टू बी कंप्लीट, वी हैव टू मेक एन एंडेवर टू कंप्लीट विद इन 270 days. If there has been no creditors, then within 90 days. If we are not able to complete it within 270 days or 90 days, we have to conduct a meeting of contributories within 15 days from the date of completion of 90 days or 270 days. ठीक है, उसके बाद में and also conduct such meeting every time and the completion of 270 or 90 days. जितनी बार होता रहेगा आपको ये कंडक्ट करना है। इस मीटिंग के अंदर आपको एक स्टेटस रिपोर्ट बना के अपने कॉन्ट्रीब्यूटरीज के सामने रखना है और ये स्टेटस रिपोर्ट आपको आईबीबीआई को भी देना है विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। तो 270 खत्म हुए, 15 डेज में मीटिंग करो, मीटिंग हुई उसके 7 दिन में ये जो रिपोर्ट है स्टेटस रिपोर्ट, ये आप आईबीबीआई को भी दे दो। इसके बाद में आता है फाइनल रिपोर्ट। चार्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें एक फाइनल रिपोर्ट बनानी होती है। ये फाइनल रिपोर्ट बना के हमें देनी है आईबीबीआई को, आरओसी को और मेनली एनसीएलटी को। एनसीएलटी को फाइनल रिपोर्ट के साथ में दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन, के भैया कंपनी डिसॉल्व कर दो। कंप्लायंस सर्टिफिकेट फॉर्म एफ है क्या? फॉर्म एच है। फॉर्म एच का कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस रिपोर्ट और साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन एंड मैनर इन विच यू हैव प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स, जहां पे भी आप रखना चाह रहे हो वो सब भी आप डिटेल्स दे देते हो। फिर आता है इसके अंदर कि हम एनुअल फाइनल रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या क्या देते हैं। 3 चीजें। पहला, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के पूरे ऑडिटेड स्टेटमेंट्स देते हैं। दूसरा, स्टेटमेंट दैट असेट्स हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ, लायबिलिटीज हैव बीन पेड ऑफ, नो मटेरियल लिटिगेशन, एवरीथिंग। एंड लास्ट में प्रॉपर सेल रिपोर्ट, कि हमने पूरा सेल कैसे किया उसके पूरे डिटेल्स हम यहां पे लिख के देते हैं। उसके बाद में आता है हमारा कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट ऑफ इंडिया। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एक अकाउंट हम मेंटेन करके रखते हैं जिसमें अगर किसी भी कंपनी के पास कुछ पैसा है जो कॉन्ट्रीब्यूटरी लेने ही नहीं आ रहा है तो कंपनी डिसॉल्व तो हो जाएगी और ये पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ पे अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा फॉर 15 ईयर्स, फिर वो ट्रांसफर हो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। कोई भी कंपनी अगर लिक्विडेटर यहाँ पे पैसा जमा कराता है, आईबीबीआई से रिसीट लेके वो लिक्विडेशन करवा सकता है अपनी कंपनी का। फिर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इंसॉल्वेंसी। 2 जो डिक्लेरेशन दिए थे कि वी आर सॉल्वेंट, विल बी एबल टू पे ऑफ इन फुल एंड वी आर नॉट हियर टू डिफ्रॉड, अगर उसमें से कुछ भी
एब्सेंट पाया जाता है तो लिक्विडेटर बीच में आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन कैंसिल करवा सकता है विद एनसीएलटी. प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन फॉर 8 years एंड फिजिकल रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन फॉर 3 years. एज इजी एज दैट. एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन. आपको कुछ नहीं तो भी ये जो है ना, ये तो बार बार लगातार देखते रहना है. ये भी बार बार लगातार देखते रहे तो यू विल बी सुपर डुपर सॉर्टेड. एंड दैट विल फॉर दिस पर्टिकुलर रिवीजन. विल स्टॉप हियर. यप, चलो.